नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, भोपाल की पराली जलाने पर रोक लगा दी गई है। बता दें आपको, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश भी जारी कर दिया और 2 महीने के लिए पराली जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज होगी और आदेश में एनजीटी के आदेश का भी हवाला दिया गया है। सभी एसडीएम को पराली जलाने पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो भोपाल में पराली जलाने पर रोक लगा दी गई है। बता दें, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है। एक्यूआई का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है और लगातार जिस तरह से प्रदूषण हो रहा है और जहरीली हवा हो रही है, कहीं ना कहीं अब सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है और इसी बीच पराली पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि भोपाल में जो भट्टियां चलती थी और जहां पर भोपाल में कई जगह भट्टियां जलाई जाती थी और उस पर भी रोक लगाई गई थी और इसी बीच जो है अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। यहाँ पर भी पराली जलाने पर रोक लगाने की बात कही गई है और त्वरित तौर पर ये प्रदूषण हवा में मिलकर एक्यूआई को खराब करता है और ऐसे में ये प्रतिबंध है। और हमारे सहयोगी इस वक्त शैलेंद्र जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। शैलेंद्र, अभी जो ये कदम उठाया जा रहा है, तत्काल में जो एक्यूआई का स्तर बढ़ा है उसे देखकर ये कदम उठाया गया या फिर ये पहले से ही पूर्व निर्धारित था? देखो, विकास ने कहा जिस तरीके से सभी का दस्तक के साथ ही एक्यूआई लेवल का शुरू हुआ है, न केवल राजधानी भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में लोग जो है वो एक्यूआई लेवल बढ़ने से परेशान हैं। और ऐसे में उसका एक सबसे बड़ा कारण जो माना गया है वो कहीं ना कहीं खेतों में पराली जलाने को लेकर है। अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो अभी हाल ही में धान की फसल हुई थी, धान की फसल की पराली जलाने का काम कई जगह दिखा है। तो यही कारण है कि भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किए और कहा है कि एनजीटी इन निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि पराली जलाना दंडनीय अपराध है। कोई भी किसान यदि पराली जलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तभी एसडीएम को निर्देश दिए गए कि अपने अपने इलाके में पूरी तरीके से निगरानी रखें और कोई भी किसान जो है पराली न जला पाए और यदि जलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई, एफआईआर और जुर्माने तक की कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स लेते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। और अगली खबर आगर मालवा से, जहां पर एक दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया और इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बड़ा हादसा होने से टल गया है। बता दें, बस स्टैंड इलाके में ये घटना घटित हुई है। आगर मालवा में दुकान में भीषण आग और कई सारा सामान भी जल चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, वरना बड़ा हादसा हो जाता। राहत की बात है कि बड़ा हादसा यहां पर टला है। बस स्टैंड इलाके में यह घटना घटित हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रखे हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम है बस स्टैंड इलाके का है। आप देख सकते हैं तस्वीरें जिसमें आग की लपटें धू धू कर उठती हुई दिखाई दे रही हैं। काला स्याह धुआं अलग से ही वहां पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी भयानक ये आग थी, लेकिन राहत की बात ये कि किसी तरह की कोई जनहानि इसमें नहीं हुई और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बस स्टैंड इलाके की ये पूरी घटना है, आगर मालवा से सामने आई और इस दुर्घटना में राहत की बात ये कही जा सकती है कि कोई हताहत नहीं हुआ। और अब बात करेंगे भिंड की। यहाँ पर व्यापारी पर फायरिंग का सीसीटीवी सामने आया है। बता दें, सीसीटीवी में फायरिंग करते आरोपी नजर आया है। दरअसल गोली लगने से व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई थी और 5 फीट रास्ते को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था और इस पूरे मामले में 3 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया था। तब अब तक इस पूरे मामले में एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और आप देखिए तस्वीरों में जहां व्यापारी को गोली मारे जाने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है और गोली लगने से व्यापारी की मौत हो गई थी। भिंड से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर इस पूरे मामले में 3 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ था और गोली मारकर हत्या कर दी गई है व्यापारी की। और इस पूरे विवाद में, जो कि 5 फीट की एक छोटी सी पतली सी गली है, उसी बात को लेकर विवाद इन दोनों पक्षों के बीच चल रहा था और कहासुनी में व्यापारी को गोली मार दी और गोली लगने से व्यापारी की मौत हो गई, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। और रीवा से खबर, जहां मऊगंज बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मऊगंज के देवरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें एक पक्ष की अगुवाई विधायक प्रदीप पटेल कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने विधायक को नजरबंद किया था।
दरअसल 15 दिन तक विवादित स्थल जाने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने विधायक को नजरबंदी से मुक्त किया, विधायक देवरा गांव में विवादित स्थल पर पहुंच गए। अब इसके बाद पुलिस ने वहां जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब इस पूरे मामले पर गहमा गहमी बढ़ती नजर आ रही है। देवरा पहुंचने पर विवादित स्थल पर जाने से चूंकि प्रदीप पटेल को रोका गया था, रोक लगाई गई थी, उसके बावजूद ये यहां पर पहुंचे थे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विजय कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, विवादित स्थल पर विधायक साहब को जाने से मना किया गया था, उसके बाद भी वहां पर पहुंचे, कैसी स्थितियां वहां पर बने और अभी क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मऊगंज में 19 नवंबर को अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ था बवाल, जिसमें विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जो कि कल देर शाम पुलिस के द्वारा समझाइश देने के बाद उनको छोड़ दिया गया कि आप 15 दिवस तक घटना स्थल पे दोबारा से नहीं जाएंगे। लेकिन विधायक एक भी नहीं सुने। जैसे यहाँ से छूटते हैं वो पुनः पहुंच जाते हैं देवरा महादेवन मंदिर के पास, और दोबारा से वही स्थिति निर्मित हो जाती है जो 19 नवंबर को हुई थी। जैसे पहुंचते हैं विधायक, वैसे पुलिस का वहाँ बल पहले से मौजूद था, पहुंचते ही उनको हिरासत में ले लेते हैं और दोबारा से पुलिस हिरासत में लेने के बाद उनको अरेस्ट कर लेती है। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी जो गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी को लेकर अभी कुछ दिन और उन्हें पुलिस की हिरासत में रहना होगा। और बढ़ते आगे, बिलासपुर में सदर बाजार में दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया और बदमाशों ने अधिकारी से 3 लाख रुपए लूट लिए। बैंक से बाहर निकलते समय बदमाशों ने रकम छीन ली। बता दें, लुटेरों की तलाश में अब पुलिस जुटी है। 2 बाइक सवार बदमाशों ने ये वारदात को अंजाम दिया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बाइक पर ये 2 बाइक सवार ये बदमाश आते हैं और एकदम से छीन कर हाथ में जो थैला रहता है उसे ले जाते हैं। सदर बाजार में दिन दहाड़े ये लूट की वारदात हुई है। बिलासपुर का ये पूरा मामला है और ये भी जानकारी मिल रही है, जो थैला उनके हाथ में था, जो बैग उनके हाथ में था, उसमें 3 लाख रुपए थे। फिलहाल जांच पड़ताल पूरे ही मामले में जारी है। और जबलपुर में मढ़ई के मस्जिद विवाद ने फिर से तूल पकड़ लिया है। वीएचपी और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। दरअसल मस्जिद के सीमांकन की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। हिंदू संगठनों ने 2 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है और सीमांकन नहीं होने पर शहर बंद करने की चेतावनी दी गई है। और प्रशासन ने सीमांकन कराने का आश्वासन भी अब दिया है। तो पूरा मामला जबलपुर के मढ़ई का है। मस्जिद विवाद ने फिर से एक बार तूल पकड़ लिया है और इसी बीच वीएचपी और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। तस्वीरें आपके सामने धरने की। कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। मस्जिद के सीमांकन की मांग को लेकर दरअसल यहाँ पर नारेबाजी होती रही और हिंदू संगठनों ने 2 दिसंबर तक का अब अल्टीमेटम भी दे दिया है। साथ ही सीमांकन नहीं होने पर शहर बंद करने की चेतावनी भी इनके द्वारा दी गई। फिलहाल प्रशासन ने सीमांकन कराने का आश्वासन दे दिया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया और ये पुलिस प्रशासन को जब ज्ञापन दिया गया था उस वक्त की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा मढ़ई में एक विवादित भूमि है 3000 स्क्वायर फीट की, जो बाल गायत्री मंदिर के नाम पर है। इसके पहले भी हमने कार्य सेवा करने पहुंचे थे तो कहा गया था कि बजरंग दल गुंडागर्दी करता है। हम गुंडागर्दी नहीं करते। आज हमने कागज पे बात करी है। इनने कहा कि कोर्ट में कोई इसमें पिटीशन दायर है, डब्ल्यूपी दायर है, परंतु उस डब्ल्यूपी में किसी भी प्रकार का निर्देश कि सीमांकन नहीं करिए या उस विवादित भूमि को नहीं हटाइए, ऐसा कोई भी निर्देश नहीं है। हमारे द्वारा लीगल तौर पे कॉस्ट जमा करके सीमांकन के लिए आवेदन दिया गया है, जिसकी 2 तारीख आखिरी डेट है, परंतु ये निरंतर ये लोगों के द्वारा सीमांकन नहीं किया जा रहा है। एक मढ़ई स्थित भूमि का सीमांकन कराना चाह रहे हैं और चूंकि ये माननीय हाई कोर्ट में प्रकरण प्रचलित है, तो अब आगे लीगल ओपिनियन ले करके इनका जो आवेदन है उनका समय सीमा में निराकरण कर दिया जाएगा। और बढ़ते आगे, बड़ौदा बाजार से खबर, जहां जब्त की गई शराब को प्रशासन ने नष्ट किया और 33,163 लीटर शराब को यहां नष्ट किया गया। आईजी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। तस्वीरें आपके सामने, रोलर चला करके शराब को नष्ट किया गया है। तो ये जब्त की गई थी शराब, प्रशासन ने इसे अब नष्ट कर दिया है रोलर चला करके।
33,163 लीटर शराब ये बताई जा रही है, जिसे नष्ट किया जा रहा था। आईजी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। बड़ौदा बाजार की तस्वीरें, जब्त की गई शराब को नष्ट किया गया है। बलरामपुर का जिक्र करेंगे। यहां पर बेकाबू होकर डीजल टैंकर पलट गया। सड़क पर बहते डीजल को लूटने की होड़ भी मच गई। दरअसल गैलन, बाल्टी, डिब्बा लेने बाल्टियां लेकर लोग पहुंच गए, बोतलें लेकर के लोग पहुंच गए कि चलो डीजल जितना मिले उतना ही भर लो। अब डीजल लेने पहुंचे इन लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि एक जरा सी चिंगारी इनके जीवन को खत्म कर सकती है। 100, 200, 500, 1000 रुपए की लूट करने के चक्कर में अपनी जिंदगी को इन्होंने दांव पर लगा दिया और सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक भी जाम हो गया। बसंतपुर थाना क्षेत्र के फूली डूमर घाट का ये पूरा मामला है। और यदि आपको याद ना हो तो आप गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी ही घटना घटित हुई थी जहां लोग इसी तरह तेल लूटने की होड़ में मारे गए थे। करीब 135 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई थी उस हादसे में। और इसी तरह की घटनाएं जब होती हैं तो लोगों को डीजल या तेल दिखाई देता है, उससे बड़ा खतरा नहीं दिखाई देता। और ये अपनी तरह का लापरवाही का एक और मामला है। बढ़ते आगे, रायपुर में गुस्साए लोगों ने टिकरापारा थाने का घेराव किया। दरअसल सुसाइड मामले पर लोगों ने यहां जमकर हंगामा किया और पुलिसकर्मियों पर प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए हैं। शव के साथ थाने में प्रदर्शन करते ग्रामीण नजर आए। सुसाइड नोट में 4 पुलिसकर्मियों के नाम लिखे हैं। टिकरापारा थाने का घेराव, ये तस्वीरें दरअसल मौत हुई थी और मौत के बाद थाने में मौत की खबर है और प्रताड़ित करने के आरोप जो हैं पुलिस कर्मियों पर ग्रामीण जो हैं, परिजन जो हैं लगा रहे हैं और शव को थाने में रख करके प्रदर्शन भी करते हुए नजर आए। और अब बात भिंड की, जहां पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, सनातन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा पर अनिरुद्धाचार्य ने कहा, बहुत अच्छी यात्रा है, सभी को जुड़ना चाहिए। और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भिंड में एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और यहां पर उन्होंने ये बयान दिया। आपको बता दें कि 2 प्रमुख बातें, जो एक जनसंख्या नियंत्रण को लेकर और दूसरा सनातन बोर्ड के गठन को लेकर 2 बातें उन्होंने कही हैं। और साथ ही साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पद यात्रा पर उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी यात्रा है और सभी को एक साथ आना चाहिए, सभी को इस यात्रा से जुड़ना चाहिए। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए और वक्फ बोर्ड को खारिज करके एक सनातन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। हम सबको ऐसी यात्राओं से जुड़ना चाहिए और हमको भी यात्रा ऐसी निकालनी चाहिए कि हम भी सनातन को ये मैसेज दें कि सनातन बटेगा तो कटेगा। और बढ़ते आगे, बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा का आज दूसरा दिन है और सुबह 8 बजे से यह यात्रा फिर शुरू होगी। संत महात्मा और राजनीतिक लोग यात्रा में शामिल होंगे। बता दें, आज भी पद यात्रा करीब 15 किलोमीटर चलेगी और यात्रा के पहले दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों से संवाद भी किया। बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस यात्रा में शामिल हुए थे और आज दूसरा दिन है और करीब 15 किलोमीटर चलने वाली इस यात्रा में न सिर्फ राजनेता बल्कि कई अन्य साधु संत भी इस यात्रा में हिस्सा लेंगे और सभी को जोड़ने के लिए, सभी को एकजुट करने के इरादे से ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का ही नाम एकता पदयात्रा दिया गया है। हिंदू एकता के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है और इस एकता यात्रा के लिए तमाम जो इंतजाम जिनकी आवश्यकता होती है किए गए हैं यहाँ पर। तो वहीं सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए लोगों से न्यूज 18 संवाददाता ने बातचीत भी की। उन्होंने यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको।
सनातन हिंदू एकता पदयात्रा अब अपने पहले पड़ाव पर आ पहुंची और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कदारी में। ये कदारी का जो फार्मेसी कॉलेज है, यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं कि भवन में तो रुकने का इंतजाम है, चूंकि भारी भीड़ थी और यही कारण है कि टेंट लगाया गया है। और टेंट के बाद जो अब देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो भक्तगण हैं, वो यहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं और तमाम सबके लिए जो गद्दों की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। जिस तरीके से सुबह ये बता दिया गया था कि आप सबके रुकने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जो लोग हैं उनसे बात करने का हम प्रयास भी करेंगे एक एक करके कि आखिर कैसी रहा आज उनका पहला दिन, क्योंकि लंबी यात्रा 17 से 18 किलोमीटर की यात्रा करके वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, कैसा रहा आज का पहला दिन? लंबा समय हो 17-18 किलोमीटर चले आप। पता ही नहीं चला सर, आ गए इतना दूर जी, पता ही नहीं चला। इतना मगन में खुशी में आए लोग, पता ही नहीं चला जब हम लोग इतना दूर आ गए हैं। जय श्री राम। 9 दिन तक यात्रा चलने वाली है, महाराज जी कह रहे 9 दिन तक के चलने को तैयार हो? हम 9 दिन क्या पूरे वर्ष जाने के लिए तैयार हैं बाबा के साथ में। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग जो सुबह से बागेश्वर धाम से निकले थे और पहले पड़ाव पर पहुंचे हैं और 17 से 18 किलोमीटर का ये सफर रहा है, लेकिन इनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो बता रही है कि उनको थकावट नहीं हुई है, बल्कि उत्साह से सारे लोग लबरेज हैं और कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जात पात को एक करने के लिए वो केवल 9 दिन नहीं बल्कि महाराज जी के साथ लंबे समय तक चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और बढ़ते आगे, मंत्री राकेश सिंह ने बटेंगे तो कटेंगे नारे का समर्थन किया और छिंदवाड़ा में न्यूज 18 से बातचीत में राकेश सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल होने की बात कही और कहा है कि ये सनातनी यात्रा है जिसका मैं समर्थन करता हूं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी। हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ आए हुए हैं, महाराष्ट्र में भी आप गए हुए हैं, चूंकि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे नारा काफी चला है, बहुत हद तक इस पर राजनीति भी हुई है। किस तरीके से आप महाराष्ट्र में रहे, क्या देखा है, क्या समझ आता है? मैं महाराष्ट्र का पहले को इंचार्ज रहा हूँ और मैंने वहां पर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान धीरे धीरे बढ़ता गया है। एक समय था जब बाला साहब ठाकरे पर लोगों का विश्वास हुआ करता था, लेकिन बाद में लोगों को जैसे जैसे ध्यान में आया कि उनके उत्तराधिकारियों ने महाराष्ट्र की जनता के साथ छल किया है और वहीं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास के कार्यों की सौगात महाराष्ट्र को मिली और जिस तरह से सुशासन लोगों ने देखा और महसूस किया, उसके कारण से महाराष्ट्र में माननीय मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अत्यधिक सकारात्मकता है और हम कह सकते हैं स्पष्ट रूप से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में आप शामिल हो रहे हैं। अभी जो माहौल चल रहा है, खासतौर पे जो मैंने कहा अभी कि बटेंगे कटेंगे वाली राजनीति चल रही है, नारेबाजी का दौर चल रहा है, क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं वो यात्रा निकाल रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, बटेंगे कटेंगे हमारे लिए कोई राजनीतिक मुहावरा नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसका दुष्परिणाम देश ने पिछले 1200 वर्षों में भुगता है और इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात ध्यान में आती है कि कम से कम लोगों को एक होना चाहिए और उस दृष्टि से ये बातें समय समय पर आती हैं। हम सभी पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का सम्मान करते हैं और उन्होंने जो यात्रा प्रारंभ की है वो सनातन को समर्पित है और जो यात्रा सनातन को समर्पित है उसके लिए हम सबके मन में सम्मान है और मैं भी व्यक्तिगत हैसियत से उस यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। छिंदवाड़ा में लंबे समय बाद भाजपा यहाँ काबिज हुई है, खासतौर पे संसदीय क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को कैसे देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार है और ये सरकार विकास में विश्वास रखती है और छिंदवाड़ा हमारी प्राथमिकताओं में है और इसलिए छिंदवाड़ा के विकास के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। प्रदेश में 2 जिलों में उपचुनाव। और चलिए आगे बढ़ेंगे, रायपुर का जिक्र करेंगे। बिटकॉइन को लेकर आरोपी के घर पर ईडी बैंक अधिकारियों को तलब किया गया है और लेन देन को लेकर जानकारी भी मांगी गई है और जानकारी के मुताबिक बैंक में करोड़ों का लेन देन हुआ है। गौरव मेहता के अलावा उनके भाई अक्षय मेहता के घर में अभी वो हैं और ईडी की 8 सदस्यों की ये टीम उनसे जानकारी जुटा रही है। दरअसल गौरव गुप्ता की एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले के साथ बातचीत का
एक ऑडियो वायरल हुआ था। 2018 के समय क्रिप्टो घोटाला सामने आया था और इसके चलते करीब 40 एफआईआर महाराष्ट्र में की गई थी। और इतना नहीं, आरोप ये भी है कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले ने बिटकॉइन के बदले कैश के लिए गौरव से संपर्क किया था और अब ये पूरा मामला महाराष्ट्र से निकलकर रायपुर तक फैल गया है और अभी रायपुर में छानबीन और तमाम जो कार्रवाई है वो की जा रही है। मध्य प्रदेश में अब अपराधियों की खैर नहीं। दरअसल डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब इसकी रोकथाम को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है और इसी कड़ी में भोपाल साइबर डेस्क की शुरुआत होने जा रही है। 1 दिसंबर से राजधानी के सभी थानों में साइबर डेस्क का संचालन शुरू हो जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर इसकी शुरुआत होने जा रही है। भोपाल राज्य का पहला ऐसा शहर होगा जहां पर सभी थानों में साइबर डेस्क संचालित किए जाएंगे और इन साइबर डेस्क में पीड़ित 5 लाख रुपए तक की धोखाधड़ी की शिकायत कर सकेंगे। भोपाल से जानकारी मिल रही है और अब ये जो समय बदल रहा है, इस समय के साथ इसकी डिमांड है, समय की ये मांग है कि साइबर डेस्क स्थापित हों और उनसे जो ऑनलाइन किए जाने वाले अपराध हैं उनका निवारण हो सके और लोगों को इस तरह की ठगी से रोका जा सके। हालांकि इसमें एक प्रतिबंध ये भी है कि 5 लाख रुपए तक की ठगी की यहां पर कार्रवाई की जाएगी। और मध्य प्रदेश के नए डीजीपी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 2 दिन में प्रदेश को नया डीजीपी मिल जाएगा। रेस में 3 सीनियर आईपीएस अफसरों के नाम चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दौड़ में जो है आईपीएस अरविंद कुमार हैं, आईपीएस कैलाश मकवाना है, वहीं आईपीएस अजय शर्मा के नाम भी इसमें हैं। इन तीनों नामों पर चर्चा चल रही है। तो पैनल बना करके भेजा गया था और उसके बाद लगातार जो है ये कहा जा रहा था ये 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। अब जल्द सामने आएगा कौन सा नाम फाइनल हो रहा है। और मध्य प्रदेश को नया डीजीपी मिलेगा और वर्तमान डीजीपी का कार्यकाल समाप्त होने के पहले ये तमाम जो गतिविधियां हैं देखने को मिल रही हैं और जल्द ही मध्य प्रदेश को नया डीजीपी मिलेगा। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। विलास